दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा राहुल गांधी की राजनीति को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को पिछले कुछ दिनों पहले सूरत की एक अदालत से सजा सुनाई गई मानहानि के मुकदमे में और उसके पश्चात उनकी सदस्यता लोकसभा की रद्द कर दी गई सचिवालय के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। और उसके बाद यह लगातार लोग सभी अनुमान लगाने की राहुल गांधी ऊपरी अदालत के अंदर जाएंगे और जो सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ अपील करेंगे और अपने को राहत देने की वहां पे वे अपना कानूनी रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल राहुल गांधी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा होती दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में बहुत सारे कयास इस चीजों को लेकर लगने लगे कि राहुल गांधी या कांग्रेस की रणनीति क्या है भविष्य में इस मुकदमे संबंधित चीजों को लेकर। क्या राहुल गांधी राहत लेने के लिए प्रयास करेंगे ऊपरी अदालत में? हालांकि 30 दिन का उन्हें समय है जब से सजा सुनाई गई है कि 30 दिन के अंदर वे कभी भी ऊपरी अदालत में जाकर राहत लेने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर कोई चर्चा कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, राहुल गांधी के द्वारा कोई ऐसी चीजें करते दिखाई नहीं दे रहे हैं जिससे कि लगे कि वे कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं कुछ। तो इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ गिरीश जोशी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विषय को लेकर उनकी बड़ी गहरी समझ है, बड़ा सटीक उनका आकलन रहता है, विश्लेषण रहता है। उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नेहा शुक्ला जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है, जो कि एक अमेरिकन मीडिया से जुड़ी हुई हैं और लगातार राजनीतिक विषयों पर परिचर्चा के माध्यम से वह राजनीतिक विषयों को उठाती रही है, उनका विश्लेषण करती नहीं है। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो अन्य हमारे अतिथि हैं वह भी कुछ समय में जुड़ जाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत सबसे मैं गिरीश जी से करता हूँ। गिरीश जी, जो वर्तमान की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें राहुल गांधी लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, उसके बाद सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद जो भविष्य की राजनीति को लेकर अनेकों कयास इस समय भारतीय राजनीति के अंदर लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगला कदम क्या होगा और भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्या क्षमता रखता है? क्या लगता है आपको, गिरीश जोशी जी? आपने बिल्कुल सही कहा। अभी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है कि सारी चीजें कंफ्यूज दिख रही हैं। अब राजनीति तो हो रही है, लेकिन पहले हर चीज पब्लिक से पूछ के राजनीति में अपने कदम बढ़ा के बता दिया करता था। अब ये हो रहा है कि कौन कौन सा कदम उठाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप पिछले 8 साल में या 15 साल में जो आप देखें कि जैसे राहुल गांधी को पिक्चराइज छोटा करने की कोशिश में जो काफी मेहनत हुई, काफी खर्चा हुआ, तो जब आप दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करते हो तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि जो ऑफेंसिव थे इनको आज डिफेंसिव होना पड़ रहा है। आज कई चैनलों पे इनके प्रवक्ता आने को तैयार नहीं है, हालांकि वही चैनल जो सवाल पूछ सकती हैं। तो अभी जो हो रहा है ये बिल्कुल पॉलिटिक्स रियल सेंस में हो रहा है। अब अगर राहुल गांधी इसको बहुत ही छोटा केस बना देते, वो उसी वक्त कोर्ट में चले जाते, तो इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलता। अब जैसे आप सामने वाली पार्टी या भाजपा वालों ने जो 15-20 साल तक जो माइलेज लिया, उस चक्कर में दूसरी चीजें बिछड़ती चली गई। अब जो राहुल गांधी ने उस वक्त सवाल पूछे थे तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से नेगेटिवेट कर दिया। इन्होंने कोरोना पे उनको सीरियसली नहीं लिया, ट्रंप की विजिट पे सीरियसली नहीं लिया, और उनको छोटा दिखाने के चक्कर में जो मोदी जी गलतियां करते चले गए कि आपने अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी अपना दबदबा जाके दिखा दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब इसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं, और वक्त बदलते वक्त किसी का भी रिश्तेदार नहीं है, वक्त बदलने लग गया। वहां एक तरफ आपके नेतन्याहू चले गए जिनके भरोसे पे आपने काफी कुछ हथियार कटे किए थे, वो सारे डिफ्यूज हो गए। और बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ये था कि हिंडनबर्ग की किसी को अपेक्षा नहीं थी, अब वो वहां से आ गया। राफेल की फाइलें लीक हुई थी तो वो भी संभाल ली गई। और जैसे अंग्रेजों ने ये सोचा था कि अब हमने तो सारा ही विद्रोह खत्म कर दिया, तो उसमें से भगत सिंह भी निकले, हेमू कलानी भी निकले, चंद्रशेखर आजाद भी निकले, सुभाष चंद्र बोस भी निकले। तो अब धीरे धीरे 2 तो कैरेक्टर दिख रहे हैं, एक राहुल गांधी है और दूसरा हमारे चीफ जस्टिस है। अब उन्होंने जब अपना सिस्टम कर लिया है सेट, तो अब सारी चीजें जो बिल्कुल अच्छे से बांधी गई थी वो सारे की सारी कोलैप्स हो रही हैं। अब ये देखना है कि सस्पेंस पॉलिटिक्स कब तक रहेगा। 8 साल में मोदी जी का एक इंप्रेशन ऐसा था कि ये लास्ट मोमेंट पे बोल्ट ऑफ द ब्लू कुछ निकाल के आ जाएंगे और सारी उनकी परसेप्शंस बदल देंगे।
लेकिन अब वही परसेप्शंस पे नेगेटिवेट करने के लिए बहुत सारा ऑपोजिशन पावरफुल आ गया है। और जैसे शरद पवार जी ने कहा कि अभी वो थर्ड मोर्चा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहले तो ये आप देखो कि आपको बीजेपी को अपने अपने राज्यों से निकालना है। अब वो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो बहुत गहरी चोट करेगा। तो अब जो ये डिफेंसिव में आए हैं, तो अब इसमें से ऑफेंसिव ज्यादा होके इनकी स्ट्रेटेजी किसकी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और जैसे इनकी तरफ से अगर माने जाए तो ये राहुल गांधी को बिल्कुल एक्सपर्ट्स एडवाइस जो मिल रही है वो सही है कि वो जेल भी गए तो उनको पूरा माइलेज मिलना है, क्योंकि जो ऑफेंस की डिग्री है, आप पास्ट में देखें तो ऐसे काफी सारे केसेस हुए। सिक्किम के सीएम थे, आपने न तो प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लिया, आपने 24 घंटे में उनका मकान भी खाली करवा दिया, आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इसमें ईसी का जो मेन रोल था कि ईसी को एक हियरिंग देना था, वो भी नहीं दिया गया। तो ये एक्शन बैड इन लॉ तो है। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मजबूत है। अब वो आगे जाके पता चलेगा कि ये कर्नाटक के इलेक्शन के पहले क्या क्या एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं। प्रशांत जी। जी जी जी, सही कहा आपने। जैसे कि जो संभावनाएं हैं बहुत सारी हैं और सभी में कंफ्यूजन कहीं नहीं माहौल है। और कांग्रेस से ज्यादा कहीं ना ऐसा लगता है बीजेपी चिंतित है कि राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या रणनीति है। तो मैं नेहा जी के पास आता हूँ इस विषय को लेकर। नेहा जी, आप भी लगातार इस विषय का अध्ययन कर रही हैं, लगातार इसका आकलन कर रही हैं। आपको राजनीतिक रूप से इससे क्या संकेत दिखाई देते हैं? जैसे गिरीश जी थे, कर्नाटक चुनाव, क्या कर्नाटक चुनाव में इसका असर दिख रही है? राहुल गांधी वाला जो एपिसोड है, आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? नेहा जी। मैं शुरुआत करूंगी गिरीश सर ने जहां से बात रखी, छोड़ी वहीं से, कि बीजेपी किस तरह से बिहेव कर रही है आफ्टर द होल राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता रद्द हुई उसके बाद, और फिर कांग्रेस कैसे जो है बिहेव कर रही है। दोनों के बर्ताव में ऑफेंसिव और डिफेंसिव का जो इन्होंने एक दिया कि तरीका जो दिख रहा है, बीजेपी ये जताने पर आमदा दिख रही है या फिर इस प्रयास में दिखती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि मेरा नेटवर्क कुछ परेशान कर रहा है, तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूं। हेलो, कंटिन्यू करिए, आप सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू करिए। जी जी। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो असल में मोदी सरनेम के लिए नहीं हुई है, बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। और इसका का पूरा जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं राजनीति है और आने वाले जो चुनाव है उसका जो है पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं। और कांग्रेस की तरफ से ये जो डिफेंसिव ऑफेंसिव कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो गिरीश सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो साफ दिखता है कि एक सिंपैथी जो राहुल गांधी के लिए एक हवा बनी है सहानुभूति की, कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस हवा को किसी भी तरह से कमजोर होने दिया जाए। और यही वजह है कि अभी तक नहीं सुगबुगाहट दिख रही है, ना इस तरह की कोई जानकारी स्पष्ट हो पा रही है कि हायर कोर्ट में जाने की जो बात है वो क्यों नहीं हो रही है, और इसे लीगली कहकर इस तरह के सवालों के, पत्रकारों के सवाल को टाला जा रहा है। कर्नाटक में जिस तरह से ओपिनियन पोल ही सामने आए हैं, ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर हावी दिख रही है, बहुमत के पास दिख रही है, लेकिन फिर भी कर्नाटक को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने देखा कि जिस दिन ओबीसी के मामले पर, मोदी के सरनेम के मामले पर सूरत कोर्ट का फैसला आया, उसी दिन दूसरी तरफ कर्नाटक राज्य में ही मुंबई सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर एक फैसला किया है, जिसमें मुस्लिमों का जो कोटा है वो खत्म करके दूसरे जो हिंदू वर्ग है, गुट है, उनमें बांटा गया है। तो वहां पे तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसमें पूरे जोर शोर से बीजेपी नजर आती है। और इसके लिए बीजेपी ने चेहरा येदियुरप्पा को ही बनाया है, क्योंकि करप्शन के मामले से बीजेपी खुद को अलग थलग करना चाहती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मुंबई की जो 40% करप्शन का मामला जिस पर घिर रही है सरकार, शायद येदियुरप्पा को आगे रखकर, क्योंकि उन्होंने संन्यास लेने की बात कर दी है, वो भी वहां पर एक सहानुभूति का जो है फैक्टर यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नाटक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन पूरे देश की अगर बात करूं तो राहुल गांधी के प्रति जो सहानुभूति की बात है, यकीनन कहा जा सकता है कि विरोधी क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी के प्रति जो सहानुभूति है वो महसूस जरूर की जा रही है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं या फिर अडानी को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उनकी सदस्यता तक चली जाएगी, इस तरह की किसी की उम्मीद नहीं थी, उनके विरोधियों को भी नहीं थी। तो ये एक आक्रामक व्यवहार, बर्ताव या फिर जो भी कार्रवाई कह लीजिए,
ये राहुल गांधी के प्रति की गई है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को भी मिलता नजर आ रहा है। जी प्रशांत जी, मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस है, इनको पूरा का पूरा फायदा इस वक्त मिल रहा है, लेकिन इस फायदे का राजनीति में या फिर चुनाव में खासकर कितना फायदा इनको पहुंचेगा, ये इस पर थोड़ा सा मुझे अभी भी शक है, डाउट बना हुआ है। जी 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 जी, जैसा आपने कहा कि शक है आपको, जो कांग्रेस के राजनीतिक रूप से इसका क्या फायदा ले पाते हैं, क्या माइलेज ले पाते हैं, ये तो बड़ा सवाल है। और मैं हरीश जी के पास आता हूँ। हरीश जोशी जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, और वो सीनियर पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का राजनीति का उनका अनुभव है। तो जो उनका अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, क्या कहता है राहुल गांधी वाले प्रकरण को लेकर, उनसे हमें जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर बड़े कयास इस समय राजनीतिक गलियारों में है कि क्या वह ऊपरी अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे, या जेल जाने का मन बन गया उनका। तो ऐसे जो बहुत सारे कयास हैं, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की अगली रणनीति या कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है इस विषय को लेकर, जिससे जैसे नेहा जी ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग लोगों में आई है भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात, कांग्रेस पार्टी उसको मेंटेन रखना चाहती है। तो आपको क्या लगता है ये जो एपिसोड है सारा राहुल गांधी को लेकर, क्या है राहुल गांधी की राजनीति में और सहायक सिद्ध हो रहा है, क्या महसूस करते हैं आप, हरी जोशी जी? देखिए, ऐसा है, रणनीति क्या है ये तो कांग्रेस जानती है और कांग्रेस के वरिष्ठ जन जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। एक दो बार मैंने सुना है, कुछ पत्रकार मित्रों ने प्रश्न किया कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि ये रणनीति ही अगर हम आपको उजागर कर देंगे, बता देंगे, तो वो रणनीति क्या हुई। ये आप आगे देखिए घटनाक्रम को, हम इस पर विचार मंथन कर रहे हैं, चल रहा है। और दूसरा, किसी भी पार्टी की क्या रणनीति होगी ये वो पार्टी बता सकती है, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। हमसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं पार्टी में, जो उनके थिंक टैंक है, वो अपनी रणनीति बहुत कुशलता के साथ में बना रहे होंगे। लेकिन एक आम आदमी के नजरिए से, मैं एक पत्रकार के नजरिए से भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह बोलता हूँ। तो आप राहुल गांधी के पूरे प्रकरण को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर ये नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ये न्याय की भावना के विपरीत हुआ है। न्यायालय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, न्यायालय के आदेश पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सम्मान के साथ में। लेकिन जो कानूनविदों की राय है उसमें ये केस कहीं भी मानहानि के लेवल पर अदालत में नहीं ठहरना चाहिए था। और अगर उन्हें सजा हुई है, माननीय न्यायाधीश ने ये माना है कि नहीं इनका दोष है, जो भी परिस्थितियां हैं, और राहुल गांधी अगर आगे की कोर्ट में जाते हैं तो गुजरात की सेशन कोर्ट में जाएंगे। जोशी जी गुजरात से हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि वहां पर क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा, या फिर गुजरात के हाई कोर्ट में क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। क्या अगर यही फैसला वहां पर उन्हें सही मान लिया गया और ये सजा बरकरार रखी गई, फिर राहुल गांधी क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी के मन में भी चल रहे होंगे, हमारे मन में भी ये सवाल चल रहे हैं। तो कानूनी लड़ाई कैसी होगी, वो उसको उसके खिलाफ जाएंगे फैसले के खिलाफ या नहीं जाएंगे, इसमें दो मामले हैं। अगर वो नहीं जाते हैं तो दोष सिद्ध हो जाता है और वो एक लंबे समय के लिए संसद से चुनाव लड़ने से या संसद सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होंगे, पात्रता नहीं होगी उनके पास। तो ऐसी स्थिति में बड़ा पेचीदा सवाल है कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तो उन्हें तय करना है। लेकिन राहुल गांधी बहुत निडर और अड़ियल किस्म के व्यक्ति महसूस होते हैं। भारत यात्रा के दौरान उनके बहुत सारे वक्तव्यों में देखा और बहुत सारी चीजों में देखा, वो जो ठान लेते हैं, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद का भी सवाल था, लेकिन वो जो एक बार अपने वो सबसे विचार करते हैं, मंत्रणा करते होंगे, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो अगर कुछ ठान लेते हैं तो वो फिर अपनी ही जो उनकी सोच है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। और उन्हें लगता है कि अगर उनका कोई दोष नहीं है और उन्होंने जो कहा है
उसकी भावना बिल्कुल अलग थी और ये सबको दिखाई दे रहा है कि क्या था क्या नहीं था। बहुत सारे पत्रकार मित्र इस पर तबसरा कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा पेचीदा मामला है कि वो अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, राजनीतिक क्या लाभ होगा उनको। लेकिन एक बात तय है, उनके अपील ना करने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और तमाम नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वो अब परेशान है कि ये अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं ऊपर की अदालत में, क्यों अपील नहीं कर रहे हैं। तो ये वो इस बात से ज्यादा परेशान है। इस बात से कांग्रेस इतनी परेशान इस वक्त बाहरी तौर पर तो नहीं दिखाई दे रही है जितना बाहरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता दिखाई दे रहे हैं कि अरे ये तो मतलब आगे ही नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा। तो उनके लिए समस्या ये है कि क्या जेल जाएंगे, और अगर वो जेल जाते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। हर व्यक्ति अपना राजनीतिक आकलन करने में जुटा हुआ है और भाजपा ने ये बात सब जानते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया। पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन्होंने अभियान चलाए, 2-2 रुपए के ट्वीट वाली बातें सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अरबों खरबों रुपया जो इन्वेस्टमेंट था राहुल को पप्पू बनाने के लिए, वो तबाह कर दिया। अब दूसरी बात एक और है कि अगर ये लड़ाई राहुल बनाम मोदी होती है प्रधानमंत्री पद के लिए, लड़ाई किसकी है, राहुल बनाम मोदी होती है, यानी पर्सन टू पर्सन होती है, P2P होती है, या ब्रांडिंग वाली लड़ाई होती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने को ज्यादा मुफीद मानती है। तो उसको ये है कि ये मतलब किसी तरह भी ये बना रहे कि राहुल गांधी जो है, असली जो मुद्दा है वो ये है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो या मोदी हो, तो मोदी ज्यादा बड़े ब्रांड हैं आज की तारीख में भी, ये मानना चाहिए। तो उनके लिए ये आसान काम होता है। अब राहुल गांधी अगर उस से पीछे हट रहे हैं, या उन्होंने मान लिया कि बोले चलो ये मैं हूं ही नहीं इस प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री पद को मान लिया कि वो छोटा पद है उनके लिए देश पहले है, प्रधानमंत्री पद बाद में। अगर ये बात स्प्रेड हो रही है, जो कि हो रही है, और ये पूरी तरह से हो गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग तरह की मुसीबतें होंगी। खड़गे के सामने उनको मुकाबला करना ज्यादा कठिन है, क्योंकि खड़गे के खिलाफ बोलना पूरे दलित समाज के खिलाफ बोलने जैसा मान लिया जा सकता है। तो खड़गे वहां पर खड़गे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो। तो अगर खड़गे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से या सांसदी से भी राहुल गांधी विरक्त हो जाएंगे, या वो कहिए कि उन्होंने इतने दिन के लिए संन्यास ले लिया 6-8 साल के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। वो उसको फिर नए तरह से चीजों को संवारना पड़ेगा। अभी दिखाई दे रहा है, अभी चुनाव 2024 आ रहा है, रामनवमी के दिन जैसा कोहराम मचा है पूरे देश में, तो साफ साफ दर्शाता है कि जिस तरीके से प्रायोजित तरीके से पूरे देश में जिनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ संगठन और सरकारों की सह और हाथ है, तो वो ये बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि चुनाव जो है वो धार्मिक आधार पर, धार्मिक अभी तक की स्थिति में। और दूसरा ये है कि वो चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा जाए तो आसानी होगी। अभी दिक्कत हो गई है कि ये चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ अगर नहीं लड़ा जा रहा, ये चुनाव अगर दूसरे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे अनेक तरह की परेशानियां हैं। ये परेशानियां जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परेशान किए हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा परेशान है कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं अपील में। राहुल गांधी अपील में नहीं जा रहे हैं, इस बात से राहुल और कांग्रेस कम परेशान नजर आती है आज की तारीख में। वो पत्रकार बहुत परेशान नजर आते हैं कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मैं और आप जैसे लोग बहुत परेशान हैं कि
राहुल गांधी सेशन में जाएंगे नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे नहीं जाएंगे, 1 महीने का समय बचा है, आधा महीने का समय है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी उसमें निश्चिंतता है। हालांकि तनाव में राहुल गांधी का चेहरा अगर देखें फिजिकली तौर पर नजर आता है, किसी का भी आएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तेजी के साथ उनकी संसद सदस्यता को समाप्त किया गया है, वो एक मुद्दा है कि एक दिन में मतलब आप आनन फानन में आपने कितनी जल्दीबाजी दिखाई है इस मामले में, ताकि वो संसद से बाहर रह सकें। संसद में रहने का मतलब ये है कि वो संसद जाएंगे तो फिर पूछेंगे कि मेरे इतने प्रश्नों का उत्तर दो, 4 का दो, 5 का दो, 3 का दो, और वो होंगे ऐसे सवाल जिस पर कोई चर्चा संसद में सरकार चाहती नहीं है और प्रधानमंत्री भी नहीं चाहते हैं। और उन्होंने जो बोला उस पर वो कोई बहस नहीं चाहते हैं, वो उस मामले को वहीं की वहीं चाहते हैं कि ये इसी तरीके से लटक लटका के समाप्त हो जाए। तो संसद से दूसरा, फिर उनको घर के लिए जिस तरह से नोटिस दिया, आज तक की परंपरा है कि अगर कोई सांसद होता है, उसके पास कोई मकान होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके प्रावधान भी हैं, वो उन्हें रहने दिया जाता रहा है। बहुत सारे सांसदों को कुछ समय के लिए समय दे दिया जाता है। तो आनन फानन में कि भाई ये मकान का भी नोटिस हाथ की हाथ लो, ये भी लो, तो उससे आम आदमी ये सोच रहा है कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ नाजायज काम हो रहे हैं, मतलब वो उसे उचित नहीं मान रहा है। और बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो एक व्यक्ति ने तो मुझसे ये कहा, वो मैकेनिक था, उसने मुझसे कहा कि पेट पे लात मारना किसी की अच्छी बात नहीं है, नौकरी ले ली उसकी। तो मैंने कहा भाई नौकरी कौन करता था, राहुल गांधी कोई नौकरी करते हैं? अरे साहब पेंशन मिलती है, सांसद को तनख्वाह मिलती है, सहूलियतें मिलती हैं, उसका घर भी छीन लिया उन्होंने, ये तो गलत बात है। तो मैंने उससे पूछा तुमने वोट किसको दिया था पिछले चुनाव में? बोला बीजेपी को। मैंने कहा आप किसको दोगे? बोले बीजेपी को। तो आप समझिए कि वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, बहुत ज्यादा राजनीति की समझ नहीं रखता है, जो वो भी इस ढंग से सोच रहा है, मैकेनिक है, वो भी इस ढंग से अगर सोच रहा है कि नहीं पेट पे लात मारना अच्छी बात नहीं है, तो ये जो चीजें चल रही हैं समाज के आखिरी छोर तक, वो चीजें बड़ी परेशान करेंगी मोदी जी को, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना है। कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? वो तो इतने नुकसान सह चुकी है कि वो नुकसान वाली परिधि के और कुछ उनकी घट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो उनका यहां से आगे कितना नुकसान, सवाल ये। जी सही कहा आपने कि कांग्रेस के पास नुकसान की वाली स्थिति तो इस समय कोई ऐसी विशेष नहीं है कि कितना नुकसान और हो सकता है उनका राजनीतिक रूप से। तो मैं गिरीश जी के पास आता हूँ। गिरीश जी, जैसे आपने सुना हरीश जी को, बड़े विस्तार से उन्होंने पूरा विषय रखा, पूरा उसके जो संदर्भ है उसको रखा। अब क्या लगता है कि राहुल गांधी को लेकर, जैसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर निश्चिंतता का भाव दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, चाहे वो मीडिया का वर्ग है या बीजेपी का पक्ष है, वो दोनों इस समय लगातार चर्चा यही कर रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ऊपर अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में फिर वही प्रश्न है कि राहुल गांधी की जो इमेज में इजाफा हुआ है, क्या उससे लगातार बीजेपी परेशान है? और जिस तरह से राहुल गांधी को अटैक कर रही है बीजेपी उनके हर विषय को लेकर, चाहे वो अडानी का विषय हो या लंदन में दिए गए बयान की बात हो, या जो भारत जोड़ो यात्रा से लगातार चर्चाएं जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर बीजेपी करती रही है, तो उसकी परिणति को आप इसमें देख रहे हैं क्या सदस्यता रद्द होना? क्या लगता है आपको? नहीं प्रशांत जी, अभी वही मैंने बोला कि अब जो वॉर स्ट्रेटेजी है ना, इलेक्शन की वॉर स्ट्रेटेजी, वो बहुत ही स्ट्रांग चल रही है। इसलिए जो भी हो रहा है वो पूरे प्लानिंग के साथ है। 15 साल में कांग्रेस ने इतने सीखा कि वो जो लूज स्टेटमेंट करते थे उनका बड़ा बेनिफिट बीजेपी को मिला। वो चाय वाले का स्टेटमेंट भी तो कांग्रेस वालों की तरफ से आया था, और उसको लेके इन्होंने बुना लिया और वो आज तक चल रहा है और उसका माइलेज मिल रहा है। तो इस वक्त इन्होंने ये तय कर लिया कि अब ऐसा कुछ नहीं बोलना है। अब बोलेगा तो एक ही आदमी जो अब संसद में नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो अभी इनकी जो स्ट्रेटेजी है बहुत स्ट्रांग चल रही है। अब देखिए आप, इन्होंने लाके खड़गे जी को बिठा दिया। अब एक सबसे बड़ा कार्ड जो इन्होंने फेल कर दिया कि अब वो कुछ लूज टॉप कर नहीं सकते हैं।
खड़गे जी को अगर बोला तो जो ओबीसी को अभी भी आप अपनी तरफ खींचने को SC/ST की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा वालों को एक ब्राह्मणवादी पार्टी को एस्टैब्लिश कर दिया है। अब ये सीधा सा झगड़ा है वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। पहले हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता था, तो अब जब धीरे से देखा कि भाई ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, ये SC/ST का भला नहीं कर पाएगी, तो इन लोगों ने मुस्लिम्स और ये इकट्ठे होने लग गए। आप यूपी की अभी पोजीशन देख लीजिए, तो यादवों ने अब जो भुगता है वो सामने एट्रोसिटी बढ़ गई है, तो वो यादव और मुस्लिम भी वहां इकट्ठे हो रहे हैं। तो पुराने जो रंज थे वो भूले जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकलिटी में जो प्रॉब्लम थे उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। और अब धीरे से रह के जब इलेक्शन नजदीक आएंगे तो सारे ये मुद्दे भी निकलना शुरू हो जाएंगे कि भाई बेरोजगारी का क्या हुआ। अभी आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए वो सारे फेल हो गए। आपने मेड इन इंडिया बात करी, वो फेल हो गया। आपने ईस्ट टू डू बिजनेस की बात करी, फेल हो गया। आपने सारे पे GST बढ़ा के अपना रेवेन्यू बहुत बड़ा दिखा दिया, वो पब्लिक को फिगर दिख रहा है, लेकिन व्यापारी जो परेशान है वो कहां जाएगा। और अब कोई बोलने को हिम्मत नहीं करता है, बोलेगा तो ED CBI आ जाती है। अब ये हुआ है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने इतनी मेहनत करी कि इन्होंने वो फियर फैक्टर काट दिया है, और स्ट्रेटेजी सारे अपनी अपनी खेल रहे हैं। अभी ये कोई मुद्दा नहीं था डिग्री का जो केजरीवाल ने उठा दिया, उन्होंने 25,000 रुपया भर देना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वो मुद्दे को वापस जीवंत कर दिया जो बहुत साल पहले खत्म हो गया था। तो अब एक एक मुद्दे ये कितने फ्रंट पे लड़ेंगे। अब आप देखिए कि जो अटैक हो रहे हैं वो सब फ्रंट से हो रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा। और ऊपर से जो कुछ इनर मैसेजेस मिल रहे हैं कि अभी वो किरण पटेल का जो एपिसोड हुआ उसके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स है, और वो कर खड़ा नहीं रह पाता है जिसकी नींव में आपस में ही क्लेश हो। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आनंदीबेन को जिस तरह से बड़ा अनसेरेमनी निकाल दिया था, और गुजरात में पटेल लॉबी जो है वो बहुत ही पावरफुल है आज की तारीख में भी, और पटेल लॉबी ही डिसाइड करती थी कि CM कौन होगा। तो आपने उनके बहुत ही, और ऐसा नहीं था कि आनंदीबेन पटेल एक सिर्फ लीडर थी पटेलों की, वो बहुत अच्छी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। रेवेन्यू में उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे उसमें छोटा आदमी भी खुश था। तो उनको आपने सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए निकाल के उनको आपने बिल्कुल संन्यास दिलवा दिया। फिर थोड़ा देखा कि पटेलों में अनसर्टेनिटी हो रही है तो आपने उनको जाके गवर्नर बना दिया। तो ये इंटरनल रिफ्ट जो है, दूसरी तरफ आप योगी आदित्यनाथ देख लीजिए, दिक्कत ये साम्राज्य का टेक ओवर कौन करेगा, इसके लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स अब सिर्फ कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। स्टेट भी आप देखिए तो स्टेट बहुत अपने आप को अनईजी फील कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं। ममता बनर्जी को पार्लियामेंट में विधानसभा में बिल पास करना पड़ा कि CBI की एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि इनके हथियार काटने की जो शुरुआत हो रही है। और स्टेट अगर हम देखें तो वो ऑटोनोमस इसी बेस पे अपने साथ ज्वाइन हुए थे यूनियन टेरिटरी में कि उनकी ऑटोनॉमी पे कोई धक्का नहीं दिया जाएगा। तो भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, हर स्टेट अपने आप को अब जिंदा रखने के लिए मशक्कत कर रहा है, जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है 224 के इलेक्शंस में। प्रशांत जी 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 जी, सही कहा आपने। सबकी जो प्रायोरिटी है 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके हिसाब से पार्टियां रणनीति बना रही हैं। नेहा जी, जो चर्चा आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो आगामी रणनीति है, और कर्नाटक का चुनाव आ गया है, तो कर्नाटक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर वर्तमान की राजनीतिक जो सरगर्मियां चल रही हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, या जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, अब क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर कर्नाटक का जो चुनाव है, क्या उसका मतलब टेलर है वो भविष्य की राजनीति का, देश में राजनीति की दिशा और दशा क्या होने जा रही है? कर्नाटक के चुनाव पे वर्तमान राजनीतिक एपिसोड का जो घटनाक्रम चल रहा है, उसका क्या प्रभाव आप देख रही हैं, क्या लगता है आपको? कर्नाटक के चुनाव को डेफिनेटली आप एक ट्रेलर कह सकते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस की जीत होगी ये पहले से मानकर या फिर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने लंबे समय से वो प्रयास करे। आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ऐसा कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिसमें 3 जो दौरे हैं वो कर्नाटक के ना होते हो। कर्नाटक को बहुत फाइनेंशियली जो है मिला भी है। जितनी कुछ इंडस्ट्री के मामलों में देख लीजिए, वहां पर एक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री भी बनाई जा रही है, और भी कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कर्नाटक को मिले हैं। तो बीजेपी की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी वहां पर कर्नाटक में कोशिशें कर रही थी, लेकिन हाँ, अभी इस वक्त जो देश में बन रहा है आफ्टर राहुल गांधी एपिसोड, इसका फायदा कांग्रेस को कर्नाटक में उठाने से चूकना नहीं चाहिए। और अभी जो कांग्रेस का रवैया दिख रहा है, जो बर्ताव दिख रहा है, आक्रामक हो गई है कांग्रेस। इसका इंतजार शायद जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं भारत में, वो लंबे समय से कर रहे थे।
और अभी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जैसा किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी वैसी स्ट्रैटेजी ज़रूर दिख रही है कि इसी की ज़रूरत थी देश में अगर लोकतंत्र बचाए रखना है तो। और राहुल गांधी के साथ जो सदस्यता रद्द हुई, फिर उनका बंगला खाली करने की जो बात हो रही है, तो ये कहीं न कहीं ये संदेश दिया गया है या फिर उन लोगों तक पहुँचा है कि मुँह खोलिएगा जिससे कि केंद्र सरकार असहज हो रही है, जिन शब्दों को नहीं सुनना चाह रही है, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आपके प्रोफ़ेशन पर आघात हो सकता है, आपके जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन पर आघात हो सकता है। तो किसी भी हद तक सरकार या फिर सरकार जो समर्थक हैं, वो जा सकते हैं। अगर आपने विरोध में जो सुर है, वो ऊँचा करना बंद नहीं किया। तो एक संदेश ये ज़रूर गया है और इसका फ़ायदा कांग्रेस ही नहीं, बल्कि सभी विपक्षी दलों को भी ज़रूर मिलेगा। और जैसा कि हरि सर ने भी बोला और गिरीश सर ने भी बोला कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और बीजेपी इस समय जो है वो उन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही है और इसी में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो थोड़ा-सा बौखलाहट में भी दिख रहे हैं। अभी आज सुबह ही मैं अमित शाह की एक बात सुनकर आ रही थी कि पत्रकार जितनी भी बातें उनसे सवाल पूछ रहे थे और अमित शाह का जो भी जवाब आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काउंटर कर रहे हैं। वो ये काउंटर कर रहे हैं। महँगाई की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है, भारत की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे याद आ रहा था कि यूपी की सरकार में यही बीजेपी महँगाई का रोना रोती थी और जब वैश्विक कारणों को बताया जाता था तो बीजेपी इससे इनकार करती रही थी और छोटी-छोटी बातें हैं, महँगाई डायन वाला एक स्टेटमेंट है, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे केंद्रीय मंत्री पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हो। मैंने बार-बार उस स्टेटमेंट को सुना, लेकिन युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, उन्होंने इस तरह से कभी नहीं कहा क्योंकि वो दक्षिण भारतीय राज्य से आते हैं। तो जिसको हिंदी भाषी लोगों में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है प्रशांत, लेकिन इन सब के बीच में भी मैं बार-बार मुझे शक इस बात का हो जाता है कि राहुल गांधी एक अच्छे ओरेटर नहीं है, ये हम सबको पता है। और वो दिल के अच्छे हैं, वो एक अच्छे नेता हैं, उनकी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने की जो बात वो कर रहे हैं, वो शायद अब लोगों के मन में, दिमाग में दिल में घर कर रही है और इसका फ़ायदा राहुल गांधी को अब क्योंकि जो अब सिचुएशन है देश की, अब जो स्थिति है, वो बहुत ही विकट हो चुकी है। 2024 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और कर्नाटक को हल्के में राहुल गांधी को नहीं लेना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने गुजरात और हिमाचल के चुनाव में किया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में ही संलग्न रहे और वहाँ पर उन्होंने अपना समय दिया। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कर्नाटक के लिए समय देना होगा। जी, जी, जी। मैं हरिजी के पास आता हूँ। हरिजी साहब, सुना कि नेहा जी को ये लगता है कि राहुल गांधी जो राजनीति का जो वर्तमान ट्रेंड है उनका, जो राहुल गांधी ने स्थापित किया है, उसमें एक अलग तरह से पहचान बन गई है और राहुल गांधी कहीं न कहीं सरकार के विरोध का प्रतीक स्वरूप भी अपने को उन्होंने गढ़ लिया है। अब वो क्या लगता है कि जैसे कर्नाटक चुनाव की बात ही की हमने नेहा जी से, कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी की राजनीति को लेकर कुछ कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के प्रति कुछ आपको रुझान दिखाई देता और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का मैं इसमें बात करना चाहूँगा। जिस तरह कर्नाटक की एक सभा का जो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें बारिश में वह वहाँ पे सभा कर रहे थे और भरी बारिश में भी लोग वहाँ खड़े होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। तो ये जो घटनाक्रम इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक के, इसके संदर्भ में कर्नाटक का चुनाव को आप किस दिशा में जाता दिखाई महसूस करते हैं? देखिए, चुनाव मैदान में जितनी भी पार्टियां होती हैं, वो कोई भी हारने के उद्देश्य से खड़ी नहीं। उन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि चुनाव जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बड़ी खिलाड़ी है। वो एक जगह चुनाव खत्म होता है, वहीं अगले चुनाव के लिए अगले दिन से मेहनत करना शुरू कर देती है। उनके काम, उनकी रणनीति, उनकी रैलियां या उनके जो भी एजेंडे हैं वो उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। यानी 365 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में, उस अखाड़े में एक अच्छे पहलवान की तरह जमी रहती। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए सबको, कांग्रेस के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए और विपक्षी दूसरी पार्टियों को भी स्वीकार करना चाहिए कि वो चुनाव का परिणाम आने के बाद, वो कैसा भी परिणाम हो, जीत का हो या हार का हो, कोई परिणाम तो होगा ही, तो उसके बाद वो एक
लंबी अवकाश में या नींद में चले जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हारे या जीते और उसे मालूम होता है कि वो वहां पर चुनाव हार रही है, उसकी हालत खराब है, उसके बावजूद वो आखिरी दम तक, आखिरी घड़ी तक वो चुनाव मैदान में जीतने के लिए संघर्षरत नजर आती है। ये पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई सा भी राज्य देख लीजिए, लोकसभा, विधानसभा, और लोग मजाक भी करते हैं कि अगर पंचायत चुनाव में भी कल को अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वो वहां पर चुनाव प्रचार करने, रैली करने आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ जोशी जी ने कहा कि गुजरात में नेहा ने कहा कि गुजरात में वो उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था, गए नहीं, एक दो रैली उन्होंने की और उसके बाद ध्यान नहीं दिया। देखिए ये एक वो है, भारतीय जनता पार्टी अगर उस स्थिति में होती जिस स्थिति में कांग्रेस है, तो भी भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में पहले दिन से और आखिरी क्षण तक वो वहां पर जूझ रही होती। ये जो एक चुनावी अखाड़े का जो उनका जज्बा है, ये बहुत सीखने के काबिल है। उससे सभी को सीखना चाहिए कि एक बार जहां आप चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, वहां पूरी शिद्दत के साथ लड़ें और उसके बाद फिर आगे के लिए लड़ें। ये सतत प्रक्रिया, ये नहीं है एक बार आप गए और आपने जीते या हारे उसके बाद आप फिर एक लंबी छुट्टी लेकर बैठ गए। ऐसा 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 नहीं चलता है। अब कर्नाटक का प्रश्न था, कर्नाटक में निश्चित तौर पर जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं और जो मेरी वहां पर कुछ मित्र पत्रकारों से बातचीत होती है, उससे स्पष्ट है कि वहां कांग्रेस जो है वो इस बार विजय पताका लहराने जा रही है। लेकिन एक नीच शब्द को लेकर जोशी जी पूरे गुजरात का चुनाव मोदी जी ने बदल दिया था। मणिशंकर अय्यर के, वो गैर हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, उनके अगर कहें तो वो बिल्कुल अलग भाव थे, लेकिन उस एक शब्द को लेकर उन्होंने पूरा बदल दिया था। अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कितनी संयमित होकर कितना बोलते हैं और किस तरह से वो अपनी जीती हुई बाजी दूसरे की झोली में नहीं डाल देते। अब ये वहां पर जो वहां की फिजा है, जो वहां जनता की सोच है, जो वहां का माहौल बन गया है और जो शासन रहा है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, उस सब के वजह से कांग्रेस वहां पर प्लस है। लेकिन ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उस प्लस को माइनस में तब्दील ना होने दे, और इसके लिए कोई और दूसरा दोषी नहीं है, कांग्रेस और कांग्रेस के लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और वो अगर संयमित होकर और अच्छे से चुनाव कैंपेन कर वहां लड़ते हैं, तो कर्नाटक में कोई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समीक्षक को ये वजह दिखाई नहीं दे रही है फिल वक्त की वहां कांग्रेस की सरकार बनने नहीं जा रही है। आगे क्या होगा ये परिणाम बताएंगे। लेकिन आज की तारीख में कोई भी, मैंने बहुत सारे सर्वे देखे हैं, अभी प्रारंभिक सर्वे हैं, उसमें बड़ी मेजॉरिटी के साथ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और कर्नाटक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इसके बाद 24 का जो चुनाव आ रहा है उसकी बहुत सारी जो फिजा बनने जा रही है पूरे देश में, वो कर्नाटक उसमें अहम रोल अदा करने जा रहा है। तो ये है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत संयमित ढंग से और सिस्टमेटिक, एग्रेसिव भी होना है, उसमें उन्हें चुनाव कैंपेन अपना करना पड़ेगा और वैसा आचरण भी करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को कोई एक मौका ना मिल जाए। अभी उन्होंने एक मौका लेने की कोशिश की थी, वो ओबीसी वाला मुद्दा, उस अवमानना पर उनको 2 साल की सजा हुई।
लेकिन वो मानहानि पर, तो सॉरी अवमानना पर नहीं, मानहानि पर तो सूरत वाली कोर्ट में, लेकिन उसे ओबीसी पर एंटी ओबीसी करके एक कैंपेन चलाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो कैंपेन चली नहीं। उसके बहुत सारे कारण हैं कि संजय सिंह की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था एक दिन, तो वो कह रहे थे कि भाई अगर ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए तो सबसे पहले माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए जिन लालू को जेल भेजने के लिए और उसके बेटे को उत्पीड़न करने के लिए, ईडी भेजने के लिए, उसकी गर्भवती पत्नी थी उसके वो बेहोश हो गई, अमानवीय रहा। तो ओबीसी के लिए अगर माफी मांगते हैं तो उसके उनसे मांगे। ओबीसी से माफी मांगते हैं तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री नहीं रहा, चुनाव हार गया, तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से झुलवाया गया, पूरे आवास को। तो गंगा जल से अखिलेश जिस घर में रहते थे उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। तो ये क्या मतलब, ये क्या उन्होंने कहा कि ये ओबीसी का अपमान नहीं है क्या? अपमान तो वो था कि एक व्यक्ति वहां रह रहा है, उसके घर को चूंकि वो ओबीसी वर्ग से आता है, तो आप उसका घर गंगा जल से शुद्धिकरण करवा रहे हैं, तो ओबीसी का, तो ओबीसी वाला कार्ड जो है वो चला नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो पिछले राजस्थान में उनका मुख्यमंत्री किस वर्ग से आता है, छत्तीसगढ़ में किस वर्ग से आता है, और उनके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। उनका अध्यक्ष है वो दलित समुदाय से आता है। तो कांग्रेस के खिलाफ दलित और ओबीसी कार्ड चलना तो बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। वो कार्ड तो नहीं चलेगा, और ये कार्ड नहीं चलेगा तो फिर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होगा। धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होगा तो फिर कितने प्रतिशत वोट पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आ सकती है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी क्या स्थिति बनेगी। तो इसलिए उनकी बौखलाहट ये है कि किसी भी तरीके से ओबीसी और दलित कार्ड जो है वो जो है उनके पक्ष में रहे और ये धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए किसी तरह से। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावों में मैं पीछे लौटकर आता हूं, प्रियंका गांधी पिछले मतलब उस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों पर थी और वो लगातार संघर्ष कर रही थी। और हालांकि मीडिया तो कवरेज उतना देता नहीं है, लेकिन हाथरस कांड हुआ या जितने भी वहां पर इस तरह की वारदातें हुई, जघन्य कांड हुए, शर्मसार कर देने वाले समाज को जो भी घटनाएं हुई, उसमें प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा था। बाकी विपक्ष तो अपना एसी कमरों में बैठा हुआ था। चुनाव आए तो ये हम लोग सोच रहे थे कि मुकाबला जो है इस बार संभव है कि वो काफी हद तक कांग्रेस यानी प्रियंका गांधी पर फोकस हो सकता है। पर मीडिया ने या मीडिया के माध्यम से वो पूरा की पूरा मामला जो मुकाबला था वो अखिलेश वर्सेस भारतीय जनता पार्टी पर फोकस कर दिया गया। उसके दो फायदे हैं भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जैसा कोई व्यक्ति जो मुलायम सिंह जी का बेटा है, वो अगर मुख्य मुकाबले में रहता है तो धार्मिक ध्रुवीकरण करना, धार्मिक आधार पर वोटों को अपनी ओर आकर्षित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान काम है। प्रियंका गांधी रहती है तो धार्मिक ध्रुवीकरण होना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। इसलिए इस काम में मीडिया ने मदद की या मीडिया ने जो भी किया वो उससे मुकाबला पूरा की पूरा, कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो गई उसमें। कांग्रेस जब बिल्कुल उस मुकाबले से बाहर हो गई तो बड़ा आसान था कि उस चुनाव में आप प्लस हो जाएं। तो अखिलेश के सामने उनका जीतना ये ध्रुवीकरण आसान था। प्रियंका के सामने ये या कांग्रेस के सामने ये धार्मिक ध्रुवीकरण होना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसी तरीके से दलित और ओबीसी वाला भी फैक्टर उसमें जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की कई परेशानियां हैं। पहली परेशानी ये है कि किसी तरीके से अगर धर्म के आधार पर राजनीति सांसें लेने लगी तो फिर किस मुद्दे पर हम सत्ता प्राप्ति की राह में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं।
जो चल रही है, क्योंकि देखिए महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं, और भ्रष्टाचार, ये तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं है। वो कंफर्टेबल एक ही जोन में है, वो जोन है धार्मिक ध्रुवीकरण का, राष्ट्रवाद का, कथित राष्ट्रवाद का। तो ऐसे समय पर थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां, बड़ी मुश्किलें हैं उसके सामने, और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण को किसी तरह न होने दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरा, उसके जो प्रवक्ता हैं या पार्टी है या कांग्रेसी जन है, वो अपनी भाषा को संयमित रखें और सामने वाले को यह अवसर ना दें, वरना एक नीच शब्द जो है जब गुजरात में बाजी पलट सकता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो कर्नाटक कोई उससे अलग नहीं है। जी प्रशांत जी। जी, अपने विस्तार से अपने पूरी हर विषय का आकलन किया, और वास्तव में जो कर्नाटक चुनाव है वह बहुत सारी भारतीय राजनीति को लेकर जो कयास है उसको भी कहीं ना कहीं भविष्य के हिसाब से संकेत जरूर देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ। और जैसे हरी जी ने कहा, नेहा जी ने, गिरीश जी ने, सभी ने एक बात जरूर कही कि राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको लेकर कांग्रेस से ज्यादा बेचैनी बीजेपी के अंदर दिखाई देती है, उनके नेताओं के अंदर दिखाई देती है कि राहुल गांधी की किस तरह की राजनीति को अपनी दिशा दे रहे हैं, उसके क्या परिणाम भारतीय राजनीति में परिलक्षित होंगे। और सभी का चर्चा भी केंद्र यही है कि राहुल गांधी क्या अपनी अदालत में अपनी अपील करेंगे, राहत पाने के लिए प्रयास करेंगे, या जेल जाने का उनका फैसला उन्होंने कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में है भी, और समय आने पर इन सब चीज का खुलासा भी होगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। और कर्नाटक का चुनाव की तरफ सभी की निगाहें लगी होंगी। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे एक ऐसा राज्य है जिसने उनका जीत का खाता दक्षिण भारत में खोला था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वह उसे सत्ता रिटेन करे। लेकिन कांग्रेस का भी प्रयास यह है कि लगातार वहां पर सत्ता प्राप्त कर बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी करे। और जैसा कि कहा जाता है, गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वह भी सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है। तो ये चिंता करने वाली बीजेपी के लिए जरूर बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और मैं हरि जी का, गिरीश जी का और नेहा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने सार्थक विश्लेषण से हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा प्रस्तुत की। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से हमारे जो अतिथि थे संवाद इंडिया के मंच पर, उन्होंने अपनी बात रखी और अपने विश्लेषण के द्वारा बताया कि भारतीय राजनीति की भविष्य में जो दिशा और दशा है वह किस तरफ जा सकती है। राहुल गांधी या बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है उसके क्या संकेत कर्नाटक चुनाव के द्वारा परिलक्षित होंगे, यह जिज्ञासा भी हर व्यक्ति के अंदर और राजनीतिक दलों के अंदर भी है कि भारतीय राजनीति की जो भविष्य की जो संभावनाएं हैं वह किस पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई देती है। कर्नाटक का चुनाव निश्चित रूप से इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगा। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ। मैं सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।